स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में, जहां हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। आज का विषय बेहद खौफनाक और हैरान करने वाला है। हमने स्रोत सामग्री से जो तथ्य जुटाए हैं, वो उस भयानक सच को सामने लाते हैं जब अपनों का दिया धोखा सचमुच जानलेवा बन जाता है। इस पूरी चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जब वो विश्वास की बुनियाद, जिसे हम सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, हमारे अपने ही पूरी तरह से ढा देते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। क्या होता है जब हमारे जीवन के सबसे करीबी लोग, चाहे वो जीवन साथी हो, सबसे अच्छा दोस्त हो या फिर खुद की संतान, अचानक हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएं? ये विचार ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? क्योंकि ये सीधा उस सुरक्षा कवच को तोड़ता है जिस पर इंसान आंख मूंदकर भरोसा करता है। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अपनों का धोखा और जानलेवा विश्वासघात। अंधे विश्वास और सोची समझी साजिश, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरी खाई होती है। एक तरफ हम देखते हैं कि पीड़ितों को अपने करीबियों पर अटूट और बिना शर्त वाला भरोसा था, और दूसरी तरफ उन्हीं करीबियों द्वारा उनके पीठ पीछे एक ऐसा खौफनाक जाल बुना जा रहा था, एक ऐसा क्रूर धोखा दिया जा रहा था जिसकी परिणति अंततः उनकी जान जाने में हुई। ये सच में डरावना है। अब आते हैं हमारी पहली केस स्टडी पर, कानपुर हत्याकांड, जहां दोस्ती और धोखे की एक खौफनाक कहानी सामने आई। बात है 15 फरवरी 2016 की सुबह की। कानपुर के एक शांत खेत की तरफ जाते हुए राम सिंह नाम के शख्स ने कुछ ऐसा देखा जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। पीड़ित का नाम 35 वर्षीय संजय था, जिसे इलाके के लोग प्यार से चुलबुल भी कहते थे। जो मुख्य संदिग्ध सामने आए वे थे उसका सबसे करीबी दोस्त चानू और खुद उसकी पत्नी सरिता। क्राइम सीन एक अरहर का खेत था जहां संजय का शव मिला। उसका गला बेहद बेरहमी से रेता गया था। गले में खून से सना मां दुर्गा का एक लॉकेट था और पास ही शराब की एक टूटी हुई बोतल पड़ी थी। अब सबसे बड़ा और सीधा सवाल जो पुलिस के सामने था, आखिर संजय की मौत कौन चाहता था? जब पुलिस ने जांच शुरू की और पीड़ित परिवार से पूछताछ की तो एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया। संजय के दुखी पिता विश्वंभर ने बिना एक पल सोचे सीधे संजय के सबसे पक्के दोस्त शानू पर हत्या का आरोप लगा दिया। तो चलिए कानपुर की साजिश की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि पुलिस जांच में क्या क्या सामने आया। ये कोई रातों रात हुआ कत्ल नहीं था। जांच में साफ हुआ कि इसके पीछे एक बेहद उलझा हुआ त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग था। महीनों पहले शानू और संजय की पत्नी सरिता के बीच अफेयर शुरू हुआ। हत्या से कुछ हफ्ते पहले संजय ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ भी लिया था। इसके बाद खूब हंगामा हुआ, दूरियां बनी, लेकिन फिर हत्या से ठीक कुछ दिन पहले एक झूठा समझौता किया गया। सब कुछ ठीक होने का नाटक, और अंततः 14 फरवरी की रात उसी धोखे के जाल में उलझाकर संजय को मौत के घाट उतार दिया गया। यहां पुलिस के सामने एक अजीब सी पहेली खड़ी हो गई। दोनों पक्षों के बयान बिल्कुल अलग थे। एक तरफ संजय के पिता विश्वंभर शानू पर खुलेआम आरोप लगा रहे थे, और दूसरी तरफ खुद संजय की पत्नी सरिता शानू का पूरी तरह से बचाव कर रही थी। उसका कहना था कि शानू तो एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसके पास हत्या करने का कोई कारण ही नहीं था। ऐसे में पुलिस को कुछ अलग करना था। जांच को आगे बढ़ाते हुए इंस्पेक्टर जयप्रकाश यादव ने एक शानदार मनोवैज्ञानिक दांव चला। जब शानू पुलिस हिरासत में लगातार इनकार कर रहा था, तब इंस्पेक्टर ने उससे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, शानू, तुम्हारे इनकार से अब कुछ नहीं होगा। सरिता ने हमें सब सच बता दिया है। बस इस एक वाक्य के दबाव ने सीधे निशाने पर वार किया। शानू का मनोबल टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शानू के कबूलनामे के बाद जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। सरिता अपनी आर्थिक स्थिति से नाखुश थी और शानू किसी भी कीमत पर सरिता को पाना चाहता था। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए शानू ने मटरू नाम के एक साथी को सिर्फ 10,000 रुपए का लालच देकर हायर किया। सोचिए, सिर्फ 10,000 रुपए में एक जान का सौदा। 14 फरवरी को शराब पिलाने के बहाने शानू ने संजय को खेत में बुलाया और इस कत्ल को अंजाम दिया। अब हम अपनी स्रोत सामग्री से दूसरे मामले की तरफ बढ़ते हैं, ग्वालियर हत्याकांड। ये एक बेटी की बगावत की रूह कंपा देने वाली कहानी है। साल 2022 का आखिरी दिन, 31 दिसंबर। लोग नया साल मनाने की तैयारी कर रहे थे और इधर ग्वालियर में एक मकान मालिक की सूचना पर पुलिस एक बंद किराए के कमरे में पहुंचती है। वहां उन्हें 45 वर्षीय ममता कुशवाहा का शव मिलता है, जो एक कंबल में लपेटकर पलंग के नीचे छिपाया गया था। उनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई थी।
और इस मामले में जो मुख्य संदिग्ध उभर कर आई वो कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि उनकी खुद की 17 साल की बेटी कल्पना थी। पुलिस जब क्राइम सीन का मुआयना कर रही थी तो सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाली बात सिर्फ एक थी। ममता की 17 साल की बेटी कल्पना आखिर वहां क्यों नहीं थी? उसका इस तरह अचानक गायब हो जाना किसी आम घटना की तरफ इशारा नहीं कर रहा था, बल्कि सीधे तौर पर इस खौफनाक वारदात में उसकी भूमिका पर सवाल उठा रहा था। आइए इस ग्वालियर की साजिश को गहराई से समझते हैं कि आखिर इश्क के इस अंधे जुनून ने कैसे एक कत्ल का रूप ले लिया। इस अपराध की जड़ें एक लंबे और तनावपूर्ण इतिहास में दबी थीं। ममता अपनी बेटी कल्पना और उसके प्रेमी सोनू ओझा के रिश्ते के सख्त खिलाफ थीं। कल्पना 2 बार सोनू के साथ घर से भाग चुकी थी, एक बार गुजरात और दूसरी बार भिंड। लेकिन ममता पीछे नहीं हटी। उन्होंने सोनू पर वैधानिक बलात्कार यानी स्टैच्यूटरी रेप का केस दर्ज करवा दिया, जिससे सोनू जेल चला गया। 15 दिसंबर को जब सोनू जेल से छूटा तो उसके ठीक 15 दिन बाद 30 दिसंबर को ममता की हत्या कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस के हाथ जो कॉल रिकॉर्ड्स लगे उसने सबके होश उड़ा दिए। आंकड़ा था 350। जी हां, 15 दिसंबर को सोनू के जेल से छूटने के बाद सिर्फ 15 दिनों के अंदर कल्पना और सोनू के बीच 350 से ज्यादा बार फोन पर बात हुई थी। ये वो डिजिटल सुराग था जिसने पुलिस के लिए इस पूरी साजिश की कहानी साफ कर दी। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने जो कबूला वो पूरी तरह से एक सोची समझी खौफनाक योजना थी। 30 दिसंबर की रात तय योजना के अनुसार पहला, कल्पना ने अपनी मां के खाने में नींद की गोलियां मिलाईं। दूसरा, रात 2 बजे उसने चुपके से पीछे के दरवाजे से सोनू को घर के अंदर बुलाया। तीसरा, दोनों ने मिलकर ममता का मुंह कसकर दबाया और चाकुओं से वार किए। और चौथा, लाश को पलंग के नीचे छिपा दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगले दिन कल्पना ऐसे तैयार हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर हम इन दोनों मामलों के मनोविज्ञान को जोड़कर देखें तो एक बहुत ही खतरनाक विचार उभर कर आता है। मैं इस रिश्ते का कोई स्थायी हल चाहती हूं। ये सोच दोनों ही केसेस में मौजूद थी। ये एक ऐसा जुनूनी विचार है जहां अपने रास्ते की रुकावट को हटाने के लिए लोगों ने सारी हदें पार कर दी और वो जानलेवा रास्ता चुना जिसकी कोई वापसी नहीं होती। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं, धोखे की कीमत। देखते हैं कि इन मामलों में कानून का शिकंजा कैसे कसा। सच्चाई ये है कि अपराध के परिणामों से बचा नहीं जा सकता। कानपुर केस में मुख्य आरोपी शानू को अदालत ने जेल भेज दिया। उसका साथी मटरू फरार हो गया और पुलिस को पत्नी सरिता के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया, इसलिए उस पर कोई आरोप तय नहीं हो सके। वहीं ग्वालियर केस की बात करें तो हत्या के आरोप में बेटी कल्पना और उसका प्रेमी सोनू दोनों को ही गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इन अपराधियों के दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम था। उन्हें लगा कि एक कत्ल से उनकी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी और उन्हें एक तरह की आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन असलियत क्या हुई? इसके उलट उनके इसी कृत्य ने उन्हें एक ऐसी कठोर वास्तविकता में धकेल दिया जहां अब उनकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटने वाली है। हमारी स्रोत सामग्री का ये गहन विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर बात सोचने पर मजबूर करता है। सच्चाई को आप कितनी भी गहराई में क्यों ना दफना दें, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है और कानून अपना काम करता है। इतने बड़े धोखे और साजिशों के राज कभी भी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रह सकते। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही विचारणीय सवाल सामने आता है, क्या कानपुर मामले में शामिल सभी साजिशकर्ताओं को सच में उनके किए की पूरी सजा मिल पाई, या फिर उस घटना से जुड़े कुछ अहम राज आज भी उसी अरहर के खेत में हमेशा के लिए दफन रह गए? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को झकझोर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।